देखिए बच्चों, आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बाद हमारे बिहार में कौन कौन से नेता क्या क्या भूमिका अदा करते हैं, क्या क्या योगदान देते हैं, कैसी कैसी गतिविधियां करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, बिहार के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद की स्थिति को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा देश की स्थिति, हमारे देश की उस समय कैसी स्थिति थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों देखिए, हमारे देश में 3 आंदोलन मुख्य रूप से चलते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा, पहला आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन, व्यापक रूप से चला था, जिसका समय था आपका 1920 से 22, ठीक है। उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, जिसका समय 1930 से 34 माना जाता है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आप लोग सभी जानते हैं, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। लेकिन बच्चों, जैसे ही 1920 से 22 में आपका असहयोग आंदोलन होता है और 1922 में चौरी चौरा घटनाकांड के बाद जब यह आंदोलन स्थगित हो जाता है, तो हमारे देश के नेता लोग जो थे, कांग्रेस के जो नेताएं थे और जो क्रांतिकारी लोग थे, उन सभी में काफ़ी आलोचना होती है, बहुत ज़्यादा आलोचना होता है। और उसके बाद 1922 से 1930 के बीच में जो भी गतिविधियां होती हैं बच्चों, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों देखिए, इसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को पढ़ें। इसके लिए बच्चों हम लोगों को बहुत सिंपल समझना होगा। देखिए, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय हम लोगों ने सारी सरकारी तंत्र का बहिष्कार कर रहे थे, हम विधायिका में शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, कांग्रेस में 2 विचारधारा के लोग आ गए। एक विचारधारा के लोग जो थे वो परिवर्तनवादी को मानने लगे, और एक विचारधारा के जो लोग थे वो अपरिवर्तनवादी को मान रहे थे। और आप लोग सभी को पता था कि हमारा कांग्रेस में पहले भी एक बार विभाजन हो चुका था, तो अब हमारे कांग्रेस में 2 प्रकार के लोग हो चुके थे। अपरिवर्तनवादी लोगों को मानना था कि विधायिका का अभी भी हमें बहिष्कार करना चाहिए, इनके अनुसार क्या था, विधायिका का बहिष्कार। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिनका मानना था कि अगर असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया है तब हमें विधायिका के बहिष्कार को भी स्थगित कर देना चाहिए और हमें विधायिका में शामिल होना चाहिए, और विधायिका में शामिल होकर ब्रिटिश नीतियां जो भी थीं उसका हमें विरोध करना चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस 2 विचारधाराओं में पुनः बंट जाती है। याद कीजिएगा बच्चों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और सूरत अधिवेशन में भी हमारे कांग्रेस 2 विचारधारा में बढ़ जाते हैं। एक विचारधारा नरम दल और एक विचारधारा गरम दल, एक उदारवाद और एक उग्रवाद। सेम ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर भी बन जाती है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अपरिवर्तनवादी होते हैं, जो विधायिका का बहिष्कार करते हैं। उनका मानना था कि अभी भी हमें उसी विचारधारा पे चलनी चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम एकता पे कार्य करना चाहिए, हमें रचनात्मक कार्य करना चाहिए, हमें स्वदेशी पे बल देना चाहिए, हमें अपने ज़मीनी स्तर पे कार्य करना चाहिए। जबकि दूसरे विचारधारा के जो व्यक्तित्व थे, जो नेता थे, परिवर्तनवादी विचारधारा के जो नेता लोग थे, उनका मानना था कि अब हमें विधायिका में शामिल हो जाना चाहिए, और विधायिका में शामिल होकर हमें ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना चाहिए। इस तरीके से दो विरोधी विचारधारा हो जाती है। तो देखिए, अभी हमें अपरिवर्तनवादी के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य करते रहते हैं। हाँ, इसके एक नेता के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और परिवर्तनवादी वाले क्या करते हैं, तो परिवर्तनवादी जो होते हैं वो एक पार्टी का स्थापना करते हैं, जिस पार्टी का नाम था स्वराज दल, ठीक है। तो स्वराज दल से आप लोगों को, जब आप लोग राष्ट्रीय इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो बहुत बार बच्चों स्वराज दल के बारे में प्रश्न आया हुआ है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल का गठन किसने किया था, ठीक है। तो
स्वराज दल का गठन किया जाता है। परिवर्तनवादी व्यक्ति विचारधारा के जो व्यक्ति थे वो स्वराज दल का गठन करते हैं। तो इस तरीके से दो विचारधारा हो जाती है। एक तीसरी विचारधारा भी थी जो कि क्रांतिकारी थे, जो कि उग्र क्रांतिकारी थे, जो कि उग्रता को अपनाते थे। तो देखिए बच्चों, जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, फिर से हमारे यहाँ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो थे वो अपना कार्य फिर से करने लगे, वो फिर से अपना संगठन बनाने लगे। तो राष्ट्रीय स्तर पे ये जो भी बताया जा रहा है बच्चों, ये राष्ट्रीय स्तर पे है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ लेंगे तो आपको बिहार के स्तर पे सिर्फ आपको नेताओं का नाम याद करना होगा और समय याद करना होगा, कुछ घटनाओं को याद करना होगा। लेकिन अगर ये राष्ट्रीय स्तर पे इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो 1920 से 22 के बाद 1922 से 1930 के बीच में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें आप लोग हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो ये क्रांतिकारी विचारधारा, जिसे हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी, द्वितीय क्रांतिकारी चरण, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों द्वितीय क्रांतिकारी चरण, तो वो भी इसी दौरान होता है बच्चों, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना होता है बच्चों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन होता है, जैसे कि आप लोगों को HRA का गठन होता है 1924 में, जिसका गठन करते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, और ये क्रांतिकारियों का संगठन था। और इसके बाद बच्चों HRA के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया जाता है 1925 में, जो था आपका काकोरी कांड। काकोरी कांड। इसी तरीके से बच्चों नौजवान सभा का गठन किया जाता है। नौजवान सभा का गठन किया जाता है काकोरी कांड 1925 है और ये 1926 है। और बच्चों, आप लोगों को पता है कि काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी भी दे दी जाती है। और काकोरी कांड के एकमात्र अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो कि फरार हो गए थे और वो कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कार्य कर रहे थे। और फिर वही HRA जो थी वो पूरी तरीके से, जैसे ही काकोरी कांड के सभी लोग पकड़े जाते हैं, संगठन के अगर नेता पकड़ा जाएंगे तो फिर संगठन कार्य नहीं करेगा। तो फिर से 1928 में वो फिर से उसको पुनर्गठित करते हैं। और यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, उसमें सोशलिस्ट वो जोड़ देते हैं। और इसमें बच्चों बार बार कन्फ्यूजन होता है HSRA, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ है। तो HSRA का गठन कर देते हैं 1928 में। और इसी समय बच्चों ये हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। और इसी तरीके से चटगांव शस्त्रागार को भी आप लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये HSRA जो है वो 1928 में गठित हो गई। तो ये हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे लोग कुछ परिवर्तनवादी विचारधारा में चले गए, कुछ अपरिवर्तनवादी विचारधारा को ही मानते रहे, कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग थे वो भी कुछ संगठन बनाए और वो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने लगे। अब ऐसे ये सब घटनाएं घट रही हैं, तो क्या ब्रिटिश सरकार शांत बैठती? नहीं। तो फिर एक कॉलम हम लोग और बना लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब ब्रिटिश सरकार क्या करती है। तो इसी संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि ब्रिटिश सरकार एक कमीशन बनाती है जिसका नाम था साइमन कमीशन। और आप लोग सभी को पता होगा बच्चों कि 1919 के अधिनियम के अनुसार उसमें एक लास्ट अधिनियम था कि 10 वर्ष के बाद 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार 2 साल पहले ही 1927 में ही एक कमीशन का गठन कर देती है, जो कमीशन हो जाता है आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्टेप लिया गया है 1927 में। जब साइमन कमीशन हमारे भारत में आते हैं तो उसका बहुत विरोध किया जाता है। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, और गो बैक साइमन कमीशन करके नारा दिया जाता है। तो ये सारी घटनाओं को बच्चों हम लोगों को समझना है। अगर ये 4 चीज़ों को आप लोग समझ गए, परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण और ब्रिटिश सरकार, तो फिर आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चीज़ों को बांट कर पढ़िएगा तो आपको कभी इतिहास बोझ नहीं लगेगा। तो चलिए, हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर पे समझ लिए। अब हम लोगों का बिहार से रिलेटेड जो भी इन सभी पीरियड में जो भी फैक्ट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ स्वराज दल का गठन हुआ था, स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था, और उससे देखिए बच्चों बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ बिहार में केंद्र स्तर पे तो स्वराज दल का गठन हो चुका था। तो बिहार में स्वराज दल के शाखा का गठन किसने किए था? तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। और ये देखिए बच्चों, ये दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपका 65वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दो बार बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह किए थे। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे। देखिए बच्चों, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। और ये परिवर्तनवादी विचारधारा के, अगर देखिए बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी घुमा के दिया जा सकता है कि बिहार में परिवर्तनवादी विचारधारा को मानने वाले कौन से नेता थे। तो अगर स्वराज दल की शाखा का यहाँ पे गठन हो रहा है और श्री कृष्ण सिंह गठन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तनवादी को ये मान रहे हैं। तो क्वेश्चन जिधर से भी घुमा के आए, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो चीज़ों को आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये आपका परिवर्तनवादी से संबंधित था। उसके बाद हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ व्यक्तित्व थे जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में एक सचिन बख्शी नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बिहार यात्रा कर रहे थे। और बिहार यात्रा के दौरान ही उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण क्रांतिकारी नेता मानते हुए भागलपुर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस दिन को? 19 जनवरी 1927 को। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सचिन बख्शी कहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया? तो भागलपुर से। किस तारीख को गिरफ्तार किया गया? तो 19 जनवरी 1927 को। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या होता है कि देखिए 9 नवंबर 1928 को देखिए दलसिंह राय, अभी तो अब दरभंगा समस्तीपुर ये सब अलग हो चुका है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो दरभंगा और समस्तीपुर जिला के अंतर्गत ही आता था दलसिंह राय, तो वहाँ पर डकैती की जाती है। किसके द्वारा? तो क्रांतिकारियों के द्वारा डकैती की जाती है। और इस डकैती को ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से एक राजनीतिक डकैती मानती है। उसके बाद बच्चों 7 जून 1929 को चंपारण के मौलानिया जगह है, वहाँ पर मौलानिया जगह पर एक डकैती को अंजाम दिया जाता है। और उस डकैती में अभियुक्त किसे बनाया जाता है? तो योगेंद्र शुक्ल को। देखिए बच्चों, योगेंद्र शुक्ल जो थे हमारे यहाँ एक मुख्य क्रांतिकारी नेता थे। तो योगेंद्र शुक्ल को आपको मौलानिया डकैती के लिए सॉरी बच्चों, योगेंद्र शुक्ल को मौलानिया डकैती के लिए अभियुक्त बनाया जाता है। और उनको सारण पुलिस के द्वारा उनको 11 जून 1930 को, ये भी लिख लीजिए, सारण पुलिस के द्वारा 11 जून 1930 को तिरहुत षड्यंत्र के कारण, तिरहुत डकैती, तिरहुत आपका था तिरहुत षड्यंत्र केस, तिरहुत षड्यंत्र केस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। राइट, तिरहुत षड्यंत्र केस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो मौलानिया डकैती, मौलानिया एक जगह था, चंपारण में था। मौलानिया डकैती होती है 7 जून 1929 को, जिसमें उस डकैती के लिए किनसे अभियुक्त बनाया जाता है? तो योगेंद्र शुक्ल को। और योगेंद्र शुक्ल एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। और उनको फिर कब गिरफ्तार किया जाता है बच्चों? तो सारण में, सारण पुलिस के द्वारा ही 11 जून 1930 को। और उन पर क्या आरोप चलता है? तो उन पर तिरहुत षड्यंत्र केस का आरोप चलता है। इसके बाद बच्चों, आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को पता होगा कि साइमन कमीशन आता है। और जब साइमन कमीशन आता है तो उसका जगह जगह पर विरोध किया जाता है। जैसे ही जगह जगह पे बच्चों विरोध किया जाता है, तो लाहौर में भी उसका विरोध किया जाता है। और जब लाहौर में विरोध चल रहा था बच्चों, जब लाहौर में बच्चों साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, तब क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर हमारे नेता लाला लाजपत राय भी विरोध कर रहे थे। और उसी दौरान उन पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। और लाठीचार्ज के कारण उनके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है, जिस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी से आक्रोशित होकर HSRA के जो संगठन के जो लोग होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। उनके साथी भी
हावी होते हैं। उसके बाद असेंबली बम कांड होता है। तो जैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है भगत सिंह को, तो इसको प्रचार करने के लिए कि हमारे भगत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, बिहार में कौन से व्यक्ति थे जो कि काफ़ी प्रचार करते हैं, उनका चित्र बनाते हैं, उनका इश्तिहार बनाते हैं, तो यही है प्रोफेसर ज्ञान साहा। देखिए बच्चों, प्रोफेसर ज्ञान साहा भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस और HSRA संगठन से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। इनको बिहार में अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा जाता था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ये चित्र बनाकर पूरा इसको वितरित कर रहे थे, जिस कारण इन्हें कहा जा रहा था कि ये क्रांतिकारी आंदोलन को भड़का रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इतना देखते हैं। इसके बाद कुछ और भी गतिविधियां होती हैं बच्चों, जैसे कि बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ होता है आपका, तो मुंगेर में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो पंडित प्रजापति मिश्र करते हैं 12 दिसंबर 1929 को। इसके बाद बच्चों पटना बम कांड 28 जून 1931 को पटना बम कांड होता है, हजारीलाल और सूर्यनाथ चौबे के द्वारा किया जाता है। और देखिए बच्चों, यहाँ पे वैकुंठ शुक्ल के बारे में लिखा हुआ है, 14 अप्रैल 1933 को इनको फांसी दे दी जाती है। देखिए बच्चों, इनका भी एक कहानी है, वैकुंठ शुक्ल को क्यों फांसी दे दी जाती है। तो आप लोग सभी को पता है, लाहौर षड्यंत्र केस जो चलता है, वो षड्यंत्र केस हमारे भगत सिंह पे चला था, और उसमें फणींद्र नाथ घोष जो थे वो उसके सरकारी गवाह बन गए थे। तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या बेतिया में वैकुंठ शुक्ल के द्वारा कर दिया गया, ऐसा आरोप इन पर लगाया गया था, और इसी के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। तो इनको फांसी कब दी गई थी, 14 अप्रैल 1933 में। किसके हत्या के आरोप में, तो फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष कौन से व्यक्ति थे, तो वो लाहौर षड्यंत्र केस के एक सरकारी गवाह थे। ठीक है, और एक और थे रामदेनी सिंह। देखिए बच्चों, एक और छूट गया आप लोगों को, रामदेनी सिंह। रामदेनी सिंह भी एक व्यक्तित्व थे, एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, जो कि HSRA से जुड़े HSRA संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। क्यों, क्योंकि ये छपरा में मुख्य क्रांतिकारी थे, और ऐसा कहा जाता है कि हाजीपुर स्टेशन में ये कुछ थैली को लूट रहे थे, इसी कारण इनको फांसी दे दी जाती है। तो देखिए बच्चों, ब्रिटिश सरकार भी शांत नहीं रहती है। अगर क्रांतिकारी लोग अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार भी अपने दमन चक्र को बढ़ाई जा रही थी। तो इतना बच्चों, ये सारे डेटा को आप लोगों को बिहार के संदर्भ में याद कर लेना है। जब भी बिहार स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए ये सब डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे डेटा हैं, आप इसको एक दिन करके भी याद कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग को मैंने जितना भी अभी बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ाया है, उसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको डेली रिवीजन कीजिए, तब ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, और साइमन कमीशन से रिलेटेड बच्चों हम लोगों को 2-3 फैक्ट बिहार में याद करना है। जैसे कि बिहार में साइमन कमीशन कब आया, तो देखिए बच्चों, साइमन कमीशन जब आया था तो जगह जगह पर तो इसका विरोध हो रहा था। बिहार में इसके विरोध करने वाले मुख्य नेता थे सर अली इमाम और सच्चिदानंद। ठीक है, और 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन, साइमन आयोग जो था वो पटना पहुंचा। आपका 24 दिसंबर 1928 को रांची पहुंचा था, और हर जगह इसका विरोध हुआ था, काला झंडा दिखाया गया था। और इसी के विरोध में देखिए बच्चों, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चला था 1929 में, और 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस भी हमारे बिहार में मनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट थे बच्चों साइमन कमीशन और बिहार के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भी हो जाते हैं। अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट करें, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।